सो गाइज होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से देख लिया होगा और आज आपसे टेस्ट में क्या पूछा जाने वाला है उसकी उस पूरे टॉपिक्स की आपने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। तो चलिए फिर समय ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ये आ चुका है पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने रखे हुए हैं, बताइए जल्दी से फटाफट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में लिखा है जल शक्ति अभियान एक कैंपेन है। हाँ, जल शक्ति अभियान एक कैंपेन हम लोग को देखने को मिलता है। नाम से ही समझ में आ रहा है ये एक अभियान है, कैंपेन है, राइट। और किसका ये कैंपेन है? वाटर को कंजर्व करने का, जल के संरक्षण का ये कैंपेन हम लोग को देखने को मिलता है। वाटर सिक्योरिटी और वाटर कंजर्वेशन का ये कैंपेन है। तो बिल्कुल करेक्ट ये आंसर है, यानी ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में पूछा गया है कि मतलब बताया गया है कि जल शक्ति अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन के अंदर आती है। तो देखो ये गलत हो गया क्योंकि ये वाली मिनिस्ट्री जो है, और साथ ही साथ हम लोग को एक और मिनिस्ट्री देखने को मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई थी और ये जो अभियान है ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। मुझे पता है कि आप में से सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर लिख दिया होगा, तो वन ओनली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाकर मैंने ये क्वेश्चन रखा है। तो फटाक से बताइए 200 साल पुराना एक ऐसा सिस्टम जो जहां पर हम लोग को बैम्बू की पाइप से मतलब पानी को का स्ट्रीम जो है वो देखने को मिलता है, नहीं कि बैम्बू की पाइप की मदद से पानी को एक लोकेशन तक से दूसरी लोकेशन तक ले जाया जाता है। तो जल्दी से बताइए ये कौन सा कहाँ का सिस्टम है, कौन सी स्टेट में ये सिस्टम हम लोग को बैम्बू पाइप से एसोसिएटेड देखने को मिलता है। 200 साल पुराना ये सिस्टम चला आ रहा है। तो ये मेघालय के अंदर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। बिल्कुल ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है जो मैंने एज इट इज उठा के यहाँ पर आपके सामने रखा है। तो जिसने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा होगा उसको इसका आंसर मिल चुका होगा, राइट। काफी इजी क्वेश्चन था ये। करेक्ट आंसर जो है वो इसका मेघालय हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने टॉपिक ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा था। एक आपके सामने एक डेफिनेशन यहां पर है, तो आपको बताना ये ग्रीन इकोनॉमी को लेकर डेफिनेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो निकाली गई थी। अब देखो ये जो आंसर है ये वही इंसान जो है वो बता पाएगा जिसको श्योर शॉट इसके बारे में पता होगा कि ये डेफिनेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये डेफिनेशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो रिलीज करी है तो आप बिल्कुल इसमें से कोई भी तुक्का ना लगाइएगा अनटिल एंड अनलेस आपको पता ना हो। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये अक्सर स्किप वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसको नहीं पता वो स्किप कर दो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जामिनेशन में। इसलिए मैंने आपको इस प्रकार की भी प्रैक्टिस करवाने के लिए ऐसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ये हम लोग को देखने को मिल रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी इज द करेक्ट आंसर। यूएनईपी ने ग्रीन इकोनॉमी की ये डेफिनेशन रखी है और अभी आप ये भी कर सकते हैं कि इस डेफिनेशन को ग्रीन इकोनॉमी को जो है वो आप लिख लीजिए कहीं पर जिसको आप मेंस में भी उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। तो यूएनईपी के द्वारा ये डेफिनेशन लाई गई थी ग्रीन इकोनॉमी की, हरित अर्थव्यवस्था की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने आपसे जो टॉपिक आपके सामने रखा था वो टाइगर कंजर्वेशन का टॉपिक था। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप टाइगर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इस अथॉरिटी के बारे में, एनटीसीए के बारे में भी पढ़ना था। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको इसका आंसर मिल चुका होगा। एनटीसीए कब लॉन्च की गई थी? 2005 में लॉन्च की गई थी। किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? तो टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन के आधार पर, ना कि स्पेशल टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन के आधार पर। तो यह स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरे स्टेटमेंट में बताया गया कि एनटीसीए जो है क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो नहीं, एनटीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी लाई गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया था 2006 में और फिर हम लोग को एनटीसीए देखने को मिली थी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह, ठीक है। तो यही चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट अगेन आपके सामने क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार का करंट अफेयर से थोड़ा सा लिंक करते हुए मैंने आपके सामने क्वेश्चन यहां पर रखा है। तो देखिए गाइस, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट क्या ये 2010 में हुई थी? हाँ, ये 2010 में हुई थी। क्या इस समय टारगेट रखा गया था टाइगर पॉपुलेशन को 2022 तक डबल करने का? हाँ, 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करने का टारगेट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट रशिया में जो हम लोग को देखने को मिली थी वहां पर रखा गया था, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो हर 5 सालों में टाइगर सेंसस रिलीज करती है। क्या वो हर 5 सालों में टाइगर सेंसस रिलीज करती है?
नहीं, हर 4 साल में ये टाइगर सेंसस रिलीज करती है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। दूसरा गलत है तो देखिए हम लोग का ऑब्वियसली आंसर या तो 1 होगा या तो फिर नन होगा, और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा आंसर 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो तीसरे स्टेटमेंट में टाइगर सेंसस, लेटेस्ट टाइगर सेंसस के बारे में पूछा गया है। तो हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ना कि कर्नाटका के अंदर। ये लेटेस्ट टाइगर सेंसस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को देखने को मिला। और आपने मेरे डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर फॉलो किए होंगे तो टाइगर सेंसस भी हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, और इवन एनटीसीए को भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग को मिल चुका होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 ओनली इसका करेक्ट आंसर है। अब गाइस जो क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है वो रियो अर्थ समिट से रिलेटेड आपके सामने है। तो बताइए रियो अर्थ समिट के दौरान कौन से कन्वेंशंस निकाले गए थे साइन करवाने के लिए, यानी कि कौन से कन्वेंशंस को पेश किया गया था कि कंट्रीज जो है वो उन कन्वेंशन को साइन करें। ठीक है, तो कौन से थे ये, जल्दी से बताइए। तो देखो यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक मैंने आप लोग को दिया था पढ़ने के लिए। तो जिन बच्चों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा और सिविल सर्विसेज की तरह पढ़ा होगा, यानी कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तरह, तो उन्होंने इसके बैकग्राउंड को भी थोड़ा समझने की कोशिश करी होगी कि इसका बैकग्राउंड में हम लोग को रियो अर्थ समिट देखने को मिलता है। तो उन्होंने थोड़ा सा रियो अर्थ समिट को भी पढ़ा होगा, और अभी एट प्रेजेंट यूएनएफसीसीसी में क्या चल रहा है उसको भी देखा होगा, प्लस आने वाले समय में क्या चीजें हो सकती है यूएनएफसीसीसी में, तो या फिर उसके जो मतलब आने वाले समय में और क्या करेगा, किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने का काम करेगा, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखकर चले होंगे बच्चे। तो देखो ये होती है सिविल सर्विसेज की इस प्रकार से तैयारी। आप जो ये टेस्ट सीरीज देख रहे हो, इस टेस्ट सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि मैं यहां पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं और आप उसका आंसर लिखें और फिर आपको पता लगे कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है, क्योंकि मैं आपको एडवांस में पूरे टॉपिक्स पढ़ा देता हूं, सॉरी बता देता हूं कि आपको कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। उस हिसाब से आप प्रिपेयर करके आते हो, फिर आप अपना स्कोर देखते हो राइट कि आपने कितना स्कोर किया है। तो सिर्फ ये जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ आपके स्कोर देखने वाली चीज नहीं है, सिर्फ ये बताने वाली चीज नहीं है कि आप जो है वो कितने पानी में किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। इसके अलावा ये भी बताने के लिए यहां पर मैंने टेस्ट सीरीज रखी है, क्योंकि देखो पढ़ तो हर कोई लेता है, टेस्ट हर कोई दे देता है, बट किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज मैं कोशिश करता हूं यहां पर आपको बताने की, हर बार कभी भी आप देखते होंगे कोई इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं या मतलब किस हिसाब से हैंडल करना रहता है क्वेश्चन को, तो उसकी भी नॉलेज मैं आप लोग को देता हूं। साथ ही साथ किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी मैं बताता हूं। तो मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो आज क्या चल रहा है उस टॉपिक में उसकी जानकारी तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो तो डिमांड होती है बिल्कुल। बट वो जो टॉपिक है उसका पास्ट क्या रहा है, कहां से वो टॉपिक ओरिजिनेट हुआ है, प्लस फ्यूचर में उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, उसकी फोरकास्टिंग, ये वाली चीज भी आप लोग की करने की जरूरत होती है। आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ो आप, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो उससे क्या होगा, आपकी मेंस की तैयारी भी स्ट्रांग होगी और साथ ही साथ आपकी एनालिसिस बहुत ज्यादा डीप हम लोग को देखने को मिलेगी। इसमें देखो किसी टॉपिक को डीपली आपको पढ़ना नहीं है, डीपली स्टडी नहीं करनी, घुसना नहीं है टॉपिक में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेनली जो चीज आपको करनी है, किसी टॉपिक को अच्छे से समझना है, बिल्कुल जनरल तरीके से, जिससे कि आपको पूरा आइडिया मिल जाए कि हाँ यार ये टॉपिक क्या है। तो जिन बच्चों ने यूएनएफसीसीसी पढ़ा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो रियो अर्थ समिट में भी गए होंगे, इसको देखने की उन्होंने बेसिक चीज देखी होगी। और इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल बेसिक चीज ही मैंने आपसे पूछी है कि रियो अर्थ समिट में इन चारों स्टेटमेंट में जो आपको यानी कि ऑप्शन में आपको जो कन्वेंशन देखने को मिल रहा है, तो उनमें से कौन से कन्वेंशन रखे थे कंट्रीज के लिए साइन करने के लिए। तो ये 3 कन्वेंशन रखे थे, जो पहला था यूएनएफसीसीसी, दूसरा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तीसरा था कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1, 2 एंड 3 है राइट। तो जिन्होंने इस प्रकार से पढ़ा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि उनका आंसर मिल चुका होगा, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा है अब उनको आइडिया मिल गया कि कैसे आगे चल के उनको पढ़ना है सिविल सर्विसेज के लिए राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन यूएनएफसीसीसी से रिलेटेड आपके सामने आ चुका है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यूएनएफसीसीसी का, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सभी लोग बता चुके होंगे क्योंकि उनको पता होगा, ये तो बेसिक चीज है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को स्टेबलाइज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट की बात की जा रही है, थोड़ा सा ट्रिकी आपको स्टेटमेंट यहां पर दिखाई दे रहा है। पहले समझो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि यूएनएफसीसीसी, जैसे कि ये अभी हमने देखा कि रियो अर्थ समिट के दौरान ये मान के चलो कि ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ये यूएनएफसीसीसी का है। तो अर्थ समिट के दौरान हमने देखा, ये ऊपर अर्थ समिट है, अर्थ समिट के दौरान हमने देखा कि यूएनएफसीसीसी को ओपन किया गया था कि मेंबर कंट्रीज उसको साइन करें। अब यहां पर मैं आपके लिए एक स्क्वायर बना देता हूं, 1 मिनट रुकना, ये स्क्वायर आपके सामने बन गया है ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है ये मान के चलो ये मेंबर कंट्री है और मेंबर कंट्री ने यूएनएफसीसीसी को साइन कर दिया ठीक है।
अब यूएनएफसीसीसी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस प्रोटोकॉल्स लेकर आती है, यहां पर आपके रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल मार के चलो, जितने भी रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल लेकर आती है, तो क्या मेंबर कंट्री लीगली बाउंड होती है इन रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स को साइन करने के लिए? तो देखो कहीं से कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है, आप देखो राइट, क्योंकि यूएनएफसीसीसी जो भी रूल्स रेगुलेशंस लेकर आ रही है, जैसे कि ये सब, ये नीचे वाला जो है वो रूल्स रेगुलेशंस है आपके सामने, तो ये जो लेकर आ रही है, तो लीगली बाउंड ये चीज नहीं है कि मेंबर कंट्री इसको जो है वो फॉलो करें इस रूल्स रेगुलेशन को। बट एक चीज हम लोग को यहां पर ये देखने को मिलती है कि अगर एक बार मेंबर कंट्री ने इसके दिए गए रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल को साइन कर दिया, उसके बाद इन मेंबर कंट्री के लिए बाइंडिंग होता है इस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। चीजें समझ में आई, पिक्चर क्लियर हुई? पहले तो यूएनएफसीसीसी जितने भी रूल्स रेगुलेशंस निकालती है, उस रूल्स रेगुलेशन के ऊपर कोई भी जो है वो लीगली बाउंडेशन जो है वो मेंबर कंट्री का नहीं होता है उसको फॉलो करना। बट एक बार मेंबर कंट्री उस प्रोटोकॉल को या उस एग्रीमेंट को साइन कर देती हैं जो यूएनएफसीसीसी लेकर आई है, उसके बाद उस मेंबर कंट्री के लिए लीगली बाउंडिंग होता है उस एग्रीमेंट को या सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। समझ नहीं आपको बातें? तो यहां पर क्या लिखा है, जो सिग्नेटरी मेंबर कंट्री है उसके लिए क्या लीगली बाउंडिंग होता है जो भी यूएनएफसीसीसी कन्वेंशन सेट करती है? नहीं, क्योंकि अभी हमने समझा यूएनएफसीसीसी जितने भी कन्वेंशन निकालती है, सेट करती है, उसके लिए मेंबर कंट्री को लीगली बाउंडेशन जो है वो नहीं होती एज सच। बट अगर हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल था गाइस, जिस भी मेंबर कंट्री ने इस क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किया था उसके लिए लीगली बाउंडिंग था उसको जो है वो मतलब फॉलो करना। और दूसरी बात, जब एक बार यूएनएफसीसीसी अगर कोई एग्रीमेंट निकालती है और उसमें अगर वो लिखती है कि मेंबर कंट्रीज को, जो भी यूएनएफसीसीसी की मेंबर कंट्री है उनको फॉलो करना है, तब ये हम लोग को देखने को मिल सकता है कि हाँ वो चीज जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगी। बट हर एक कन्वेंशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, फॉलो करना। तो ये एक कंसेप्ट को आपको समझना जरूरी था, और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा यूएनएफसीसीसी को तो उनको इसका कंसेप्ट मिल भी चुका होगा, और इवन जिन बच्चों ने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा होगा उनको भी मिल चुका होगा। क्योंकि आज की डेट में प्रेजेंटली अगर आप यूएनएफसीसीसी पढ़ रहे हो तो दो एग्रीमेंट्स तो आपको इसके पढ़ने ही पढ़ने हैं, एक है पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योंकि आज की डेट में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को इसकी देखने को मिल रही हैं। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करो, पास्ट के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, बट प्रेजेंट तो ये दो चीज की तैयारी तो आपको अच्छे से करनी थी, एक क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा पेरिस। क्यों करनी थी, अब आगे चल के आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप समझोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, 1 और 3 हो गया। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ऑब्लिगेशन ऐसा था, बाइंडिंग था मेंबर कंट्रीज के लिए, कि मेंबर कंट्रीज जितनी भी है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, तो उनको ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो रिड्यूस करना था। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर लाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन यूएनएफसीसीसी का आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड चांसेस काफी ज्यादा है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने के, और यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट ये टॉपिक होता है, और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में भी हम लोग को ये टॉपिक यूएनएफसीसीसी कई बार देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो अभी जो लेटेस्ट इसका एडिशन जो हम लोग को सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का देखने को मिला था, क्या वो 25वां एडिशन था? हाँ, 25वां एडिशन था। क्या वो स्पेन में हुआ था? हाँ, स्पेन के अंदर ये हम लोग को मैड्रिड में देखने को मिला था, ये लेटेस्ट एडिशन यूएनएफसीसीसी का। और 2019 की सबमिट जो हुई थी गाइस, तो वो उसका जो, क्योंकि 2019 का भी प्रीवियस ही था, पास्ट ही था, अभी जो हमने देखा जो लेटेस्ट जो था ये 25वां था, ये 2019 का था जो स्पेन में हुआ है। बट ओरिजिनली जो इसको शेड्यूल किया गया था वो चिले साउथ अमेरिका के अंदर किया गया था, चिली साउथ अमेरिका के अंदर ओरिजिनली, यानी कि ये चिली में होने वाला था। बट थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलते हैं, इनिशियली ये होने वाला था ब्राजील के अंदर, बट ये ब्राजील में नहीं हुआ, और फिर ये चिली ने बोला कि हम लोग जो है वो इस समिट को कंडक्ट कराएंगे, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को कंडक्ट कराएंगे। बट क्या हुआ, चिली के अंदर भी हम लोग को प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिला था, तो इसलिए भी चिली के अंदर नहीं हुआ। फिर स्पेन ने बोला कि हमारे यहाँ जो है वो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी करवा लो। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी। तो आपको इस तरीके से चीजों को पढ़ना था कि ये पहले ब्राजील में होने वाली थी, फिर नहीं हुई, वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वगैरह हुए थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं कराएंगे यहाँ पे ये सबमिट। फिर चिली के अंदर ये हम लोग को देखने को मिली और वहां पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, तो उसके बाद फिर ये फाइनली स्पेन के अंदर हुई। तो याद रखिएगा, जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन थी सीओपी के 25th एडिशन की, ये ब्राजील के अंदर थी स्टार्टिंग इनिशियली, फिर ये चेंज हुई, चिली में गई, और फिर फाइनली ये स्पेन के अंदर कंडक्ट हुई दिसंबर में 2019 को। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 का क्या ऑब्जेक्टिव था, 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करने का। अभी मैंने आपको बताया ना, क्योटो प्रोटोकॉल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था।
राइट। और प्लस इनका एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 का उसको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली थी, यानी कि उसको फाइनल कर देना है, यानी कि उसको पूरा जो है वो पेरिस एग्रीमेंट फाइनलाइज करके आगे बढ़ाने का उसको ऑब्जेक्टिव था कि फाइनलाइज हो जाए पेरिस एग्रीमेंट। तो आपने पढ़ा ही होगा शायद, राइट। और अगर नहीं पढ़ा है तो ये सब चीज आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अब जो दूसरा आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, 9th क्वेश्चन, INDC का इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये किस एग्रीमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? तो देखिए ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं UNFCCC की, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये सब आपको पढ़ना है कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या था। एटलीस्ट ये चीज तो आपको जाना ही जाना है अच्छे से, और थोड़ी बेसिक डिटेल आपको UNFCCC की होनी जरूरी थी। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है गाइस, करेक्ट पेयर आपको बताना है। ये सब टाइगर रिजर्व्स आपके सामने है, इनमें से बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व किसके साथ मैच करता है। ये यानी कि ये चारों आपको जो टाइगर रिजर्व नजर आ रहे हैं और यहां पर स्टेट्स नजर आ रही है, कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में, बताइए कौन सा करेक्ट है पेयर इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन है, क्योंकि ये चारों ही गलत थे। अमराबाद टाइगर रिजर्व हम लोग को तेलंगाना में देखने को मिलता है, बांदीपुर कर्नाटका में देखने को मिलता है, सतपुरा मध्य प्रदेश के अंदर, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन है, क्योंकि ये चारों ही जो सामने आपके सामने ऑप्शंस है वो गलत थे, ठीक है। तो ये चीज यहां पर देखने को मिली। और आई नो कि मैंने आज थोड़ा आपका ज्यादा समय ले लिया, क्योंकि टॉपिक को जिस प्रकार के थे मैं चाह रहा था कि आपको एग्जैक्टली UNFCCC पे कितना ज्यादा ध्यान देना है उसको मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना था, ठीक है। चलो एनीवेज, आप फटाफट अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो कि आपका क्या स्कोर रहा है। अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।